आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से। टॉपिक का नाम है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, और दूसरा क्वेश्चन इसमें भी है, यानी कि ये जो पूरा टॉपिक है आपका, इसमें दो क्वेश्चन है बेसिकली। पहला है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, और दूसरा है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहला सवाल का मतलब यहाँ पे ये है कि सेल कैसे बना हुआ है ना, किस तरीके से बना हुआ है। और दूसरा है कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखने में लगता है सेल, है ना। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, दो पॉइंट है बेसिकली। सबसे पहले लिखा हुआ पहला पॉइंट है ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज दीज थ्री फीचर्स, दे आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब कि हर एक सेल के पास ना ये तीन फीचर्स तो रहेंगे, यानी कि ये तीन चीज जो है हर एक सेल के पास रहेगा ही रहेगा। पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो आगे हमको मिलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। ये हर एक सेल के पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड दिस सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विच इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। मतलब कि इन्वायरमेंट में यदि कोई सेल, सेल मतलब लिविंग थिंग, यदि कोई सेल जीवित है, यदि वो अपना लाइफ परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों फीचर्स के वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से, न्यूक्लियस के वजह से और साइटोप्लाज्म के वजह से। तो इन्वायरमेंट में हमारे सराउंडिंग में यदि कोई सेल है तो वो इन्हीं तीन फीचर्स के वजह से सर्वाइव कर पा रहा है। चलिए अब इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप उसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, दोनों मतलब सेम है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब सेम है। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि अभी आपके सामने सेल का हम पिक्चर लाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है ना, वो सेल के सबसे बाहरी वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं, यानी कि वो एक बाउंड्री से घिरा हुआ है हमारा सेल, उसी बाउंड्री को हम लोग बेसिकली जो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, वो बाउंड्री क्या करेगा, वो बाउंड्री इन्वायरमेंट को और हमारे सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उनको दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा, दोनों को अलग अलग रखने का काम करता है। बाउंड्री का मतलब ये कि बाउंड्री के इधर कुछ होगा और बाउंड्री के उधर कुछ होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे सेल के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे आपको मालूम है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, फिर से न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारा चीज़ है, उसको वो सेपरेट करने का काम करता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। आगे देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, जो कि हमने अभी आपको कहा कि वो एक बेसिकली क्या है, बाउंड्री है, वो बेसिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ों से मिलके बना हुआ है। बहुत ही फ्लेक्सिबल का मतलब आप ऐसे समझिए, फ्लेक्सिबल का मतलब आप बेसिकली समझिए रबर, जो मिठाई के डब्बे में रबर लगता है, वही उसी प्रकार का है, फ्लेक्सिबल है पूरी तरीके से। और वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, पहला हमारा लिपिड है और दूसरा प्रोटीन है, यानी कि ये दो बायोलॉजी के टर्म है बेसिकली, ठीक है। इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलके हमारा पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, और इन्हीं दोनों की वजह से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत ही लचीला हो जाता है। अच्छा, लचीला यदि नहीं होता हमारा साइटोप्लाज्म, तो हमारा बॉडी भी इतना लचीला नहीं होता, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि साइटोप्लाज्म बोला जा रहा है बार बार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो प्लांट्स के सेल में भी प्रेजेंट रहेंगे, एनिमल के सेल में भी प्रेजेंट रहेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा खुद भी एक लिविंग थिंग्स है, उसके सेल में भी वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। भाई जब हमारा पूरा सेल ही एक लिविंग थिंग है, तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होगा, एक लिविंग पार्ट ही होगा सेल का, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये तो हो गया। वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि हम लोग चाहते हैं कि एक सेल को देखें, और सेल में खास करके उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यदि हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आप ऐसे समझिए कि सेल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसको आप खुले आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?
हाँ, क्योंकि उसका मैग्नीफिकेशन बहुत कम है, हमने आपको बताया था उसका मैग्नीफिकेशन बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे हमको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है एंडोसाइटोसिस। ये क्या होता है जरा देखिए इसको। द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अभी आप कह लीजिए, द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल टू engulf in food and other material from its external environment. This process is called endocytosis. मतलब यहाँ पे आप ना, अच्छा सबसे पहले ना इसको समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम लाते हैं, पहले उसको आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। इस डायग्राम को जरा देखिए, ये हमारा है सेल का डायग्राम। ठीक है, इसमें अलग अलग सेल के अंदर जो आपको बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं, सेल के पार्ट्स बेसिकली वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात हो रहा था किस प्रोसेस के बारे में, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के बारे में। उस प्रोसेस में बेसिकली ये कहा गया है ना कि अच्छा सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म आप देख लीजिए क्या होता है। देखिए ये पूरा हमारा सेल है, और ये जो आपका पूरा ये बाहर वाला बाउंड्री दिख रहा है, ये पूरा ये बाउंड्री बाहर वाला, इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये बहुत साइटोप्लाज्म नहीं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है, और जैसा कि अभी आपने पढ़ा कंटेंट में कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, लिपिड और प्रोटीन, दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, इसीलिए ये हमारा पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लैक्सिबल होता है। और यहाँ पे अभी आपने पढ़ा एक प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए सेल हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और सेल को यानी कि हमारे बॉडी का सेल जिंदा रहेगा तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे सेल को जिंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड इसके अंदर कैसे आएगा, वो इसके अंदर आएगा। हालांकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी के थ्रू हमारा फूड मटेरियल जो है इसके अंदर आता है, और उसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक सेल का डायग्राम। और इस सेल के डायग्राम में हमने बेसिकली अभी फिलहाल साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है, और जितने भी आपको इसके अंदर पार्ट्स दिख रहे हैं इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो डायग्राम आपके सामने आ गया। चलिए इस डायग्राम को आप अपने नज़र के सामने हमेशा रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये एंडोसाइटोसिस सब समझ में आया क्या होता है। देखिए आप जरा ध्यान से इसको, इसमें लिखा हुआ था द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल to engulf in food and other material from its external environment. This process is called endocytosis. यानी कि सेल को भी भोजन चाहिए, सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो किसके थ्रू लेगा, अपने बाउंड्री के थ्रू, यानी कि अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेगा अपने बॉडी के अंदर, और उसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल के, और सेल में भी खास करके सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, आगे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलो, बात तो सेम ही है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ना बहुत ज़्यादा है। देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग एक एक करके कवर करने की कोशिश करते हैं। आपके माइंड में हमेशा वो जो डायग्राम था सेल का वो हमेशा चलना चाहिए। देखिए क्या है, सबसे पहला यहाँ पे हमने यहाँ पे ना इसका फंक्शन जो है ABCD करके ऐसे लिख दिया है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। देखिए पहला यहाँ पे हमने लिखा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of this cell. मतलब कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली क्या है, सेल का एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर क्या आएगा, बाहर क्या जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, आपका वही सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेल का गार्ड के रूप में काम करता है। गार्ड का मतलब आप समझते हैं क्या अंदर आएगा, जैसे अपार्टमेंट में आप देखते हैं गार्ड रहता है, वो क्या करता है बेसिकली, कोई बाहरी आदमी अंदर ना आ जाए या फिर कोई अनवांटेड आदमी अंदर से बाहर ना चला जाए, इस प्रकार के चीज़ों को वो देखता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सेल का जो अंदर मतलब कि सेल के अंदर क्या जाएगा, सेल के अंदर से बाहर क्या आ जाएगा, वो डिसाइड करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे इट ऑल्सो परमिट्स मूवमेंट ऑफ सम other materials, therefore it is called a selectively permeable membrane. अच्छा, selectively permeable membrane इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर जाने का परमिशन देता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपसे पूछे कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों कहते हैं, तो आपका रीजन ये होना चाहिए कि सेल के अंदर सेलेक्टिव चीज़ ही हमारा जा सकता है। मतलब कि कुछ भी है हमारे बॉडी में उसको सेल के अंदर भर देंगे, वैसा नहीं होता है। उसमें हमारे सेल को जो चीज़ ज़रूरत का है
वही चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि हाँ भाई तुम अंदर जाओ सेल के, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको नाम दे दिए हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है डिफ्यूजन। ये क्या है जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, जब आप एनसीईआरटी बुक को पलट के देखेंगे ना, तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है ना वो लगभग मिला जुला के दिया गया है ना। वो उसको डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिया गया है, टॉपिक वाइज बांट के नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नोट्स में हमने इसको बांट दिया है। जरा देखिए ध्यान से डिफ्यूजन क्या होता है। सम सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, और ऑक्सीजन मतलब O2 कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा देखिए, यदि हम लोग एग्जांपल ले ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स यदि जिंदा है तो किसके बदौलत? हमारे सेल के बदौलत। हमारा सेल मर जाएगा, इसका मतलब हमारा बॉडी भी मर गया। तो कहीं ना कहीं हमारा सेल जिंदा है तभी हम लोग जिंदा है। तो अब बताइए कि हमारे सेल के पास फूड भी जाता होगा जिंदा रहने के लिए, बिल्कुल जाता होगा, तभी उसे एनर्जी मिल पाएगा उसको। सांस लेने के लिए सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ रहा होता है? सेल ही तो छोड़ रहा होता है। तो भोजन का खाना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ऑक्सीजन का लेना, ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो हमारा सेल भी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है डिफ्यूजन, देखिए ध्यान से। सम सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि सेल के अंदर जाएगा क्या? CO2 सॉरी ऑक्सीजन, क्योंकि सेल जिंदा रहने के लिए क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा, और उस ऑक्सीजन से अपना एनर्जी बनाएगा। और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या बाहर निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी से क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी समझता है कि हमारे बॉडी के लिए वैल्यूबल नहीं है, इसीलिए इसको बाहर निकाल दो, वो वेस्ट है इसीलिए उसको बाहर निकाल दो। तो सेल भी हमारा ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। लेकिन सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगा और सेल के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा, ठीक है। मतलब कि सेल के अंदर कुछ भी जाना हो या फिर सेल के अंदर से कुछ बाहर निकलना हो, चाहे वो फूड मटेरियल हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, वो सबका सब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। डिफ्यूजन is the spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पे जब भी आपको डिफ्यूजन बताया जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको दो टर्म बताया जाएगा, एक हाई कंसंट्रेशन और एक लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उस जगह पे किसी चीज़ का मात्रा का ज़्यादा होना। सपोज मान लीजिए कि हमारे सेल, सपोज हमने आपको अभी डायग्राम दिखाया था सेल का, सेल के चारों तरफ क्या गिरा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज कीजिए कि उसके बाहर ना ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो बाहर सेल के ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहेंगे हाई कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम है, तो उसको क्या कहेंगे? लो कंसंट्रेशन। और यहाँ पे डिफ्यूजन का एक बहुत ही बड़ा नेचर ये है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था, तो वो ऑक्सीजन धीरे 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 एंटर करना चाहेगा सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर क्या था? लो कंसंट्रेशन था, ठीक है। आप इसको ऐसे ही समझिए, सपोज कीजिए, आप इसको ना ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, आपने ना एक बाल्टी पानी इकट्ठा कर दिया, यानी कि ज़मीन पे एक बाल्टी आपने पानी नीचे गिरा दिया और अलग अलग रास्ता आपने बना दिया पानी को बहने के लिए, ठीक है। तो जब आपने एक जगह पर एक बाल्टी पानी को डाला तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि पानी का मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है। तो वो पानी किधर की ओर बहना चाहेगा? लो कंसंट्रेशन की ओर, जिधर पानी नहीं है। और जहाँ ऑलरेडी पहले ही पानी ज़्यादा है तो क्या उधर की ओर जाएगा? वो नहीं जाएगा, क्योंकि उधर ऑलरेडी पानी है, उसको वो वहीं पर रोक देगा। तो डिफ्यूजन में सबसे बड़ा काम यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हमेशा ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। अब जब सेल के बाहर यदि CO2 का मात्रा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मात्रा यदि ज़्यादा रहेगा तो वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की ओर आगे बढ़ना चाहेगा, ठीक है। आगे देखिए, सबस्टांस लाइक CO2 विच इज अ सेल्यूलर वेस्ट and requires to be excreted
out by the cell, it means there is a high concentration of CO2 inside this cell. जैसे हमारे बॉडी ना, हमारा बॉडी CO2 को वेस्ट प्रोडक्ट समझता है, वो समझता है कि ये हमारे काम का नहीं है, इसको बाहर निकालो बॉडी से। तो अब हमारे बॉडी में क्या हो गया, CO2 का मात्रा ज़्यादा हो गया और बाहर में CO2 का मात्रा क्या है, कम है। तो हमारे बॉडी से CO2 किधर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में था हाई कंसंट्रेशन और बाहर में हमारे बॉडी के थे लो कंसंट्रेशन, तो हमारा CO2 अंदर से बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का मामला समझ में आया क्या है। बेसिकली बहुत आसान है, किसी भी कोई भी चीज़ जो है आगे तभी बढ़ता है जब उधर ज़्यादा मात्रा और जिधर कम है उधर की वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे इन दी सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। वही हमने कहा कि यदि सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल के अंदर से CO2 निकल के सेल के बाहर जाएगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड दिस सेल। तो यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है CO2 का, और सेल के बाहर CO2 कम है, तो अंदर से बाहर की ओर निकलेगा बेसिकली हमारा CO2। ठीक है, सो CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन दैट इज आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ही आपको सिंपल सा समझना है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो वो कम की ओर आगे बढ़ेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वो आगे बढ़ेगा। कोई दिक्कत इसमें आप? अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और आप समझिए एक चीज़ और यहाँ पे हम बताते हैं आपको। वो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है और वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो तो बेसिकली बाउंड्री का काम करता है, लेकिन उस बाउंड्री में ना छोटा छोटा छेद होता है, होल होता है। उसी होल के थ्रू हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन जाता है और सेल के अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज। मतलब कि जब हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा तो बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा, यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा कम है, इसका मतलब कि वो बाहर से लेगा। अच्छा, सेल के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा कम है, मतलब वो किस कंसंट्रेशन को दर्शा रहा है, लो। सेल के अंदर यदि ऑक्सीजन का मात्रा कम है तो वो लो कंसंट्रेशन को दर्शा रहा है, और सेल के बाहर क्या ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि हाई कंसंट्रेशन यानी कि सेल के बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। दस डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हमारा जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बेसिकली एक बहुत अहम रोल निभाता है गैसियस एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से बाहर निकलना और ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाना। ठीक है, और ये कैसे होता है, दो ही वजह से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। न्यूट्रिशन का मतलब आप यहाँ पे बेसिकली समझिए फूड मटेरियल है ना, और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा सेल फूड भी लेता है। जैसे सपोज कीजिए कि सेल के अंदर ना फूड मटेरियल का कमी हो गया, यानी कि वहाँ पे लो कंसंट्रेशन क्रिएट हो गया, और सेल के बाहर मान लीजिए कि फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो वो बाहर से अंदर की ओर आएगा, है ना। और जब सेल के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाएगा तो फिर वो हमारा बाहर निकलने की भी कोशिश करेगा, तो वहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हो गया, अब हाई कंसंट्रेशन क्रिएट हो गया। बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वो आगे बढ़ना चाहेगा। सिंपली देखो, इसमें ना इस डिफ्यूजन में आपको उतना कुछ याद नहीं भी रहे ना, तो आप ऐसा सिंपली समझिए, इसमें दो ही टर्म आपको काम देगा, पहला है लो कंसंट्रेशन और दूसरा है हाई कंसंट्रेशन। और इसमें एक फितरत ये है कि हमेशा कोई भी सामान, चाहे वो फूड मटेरियल हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर चाहे ऑक्सीजन हो, वो ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आगे बढ़ना चाहेगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे, बस इसको ख़त्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया,
बढ़ गया इसका मतलब कि वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो वो बाहर निकालना चाहेगा, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, क्योंकि बाहर में कौन सा कंसंट्रेशन था, लो कंसंट्रेशन था, बात खत्म। और वो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और ऐसा भी सपोज कीजिए कि हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, और सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, तो बाहर से ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर एंटर करेगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे हर बार आपको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आते जाते ही हमारा सामान दिखेगा, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे हम बता देते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ना बेसिकली हमको गैस के केस में देखने को मिलता है, गैस के केस में, है ना। जब हम लोग गैस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाना और सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये हमारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाए हमारा वाटर का लेन देन, तो वहाँ पे हमारा प्रोसेस काम आता है ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस को। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली ऑस्मोसिस को लेकर। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। डिफ्यूजन में बेसिकली आपको दो ही चीज़ याद रखना था, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, यही चीज़ था हमारा बेसिकली डिफ्यूजन में। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस देखते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन में हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि वो डिफ्यूजन बेसिकली हमारा गैस के केस में देखने को मिलता है, यानी कि जब भी गैस का एक्सचेंज होगा ना, तो वहाँ पे प्रोसेस हमारा कहलाएगा डिफ्यूजन, ठीक है ना। लेकिन फिर ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, देखते हैं इसके बारे में। The movement of water molecules in and out of the cell through selectively permeable membrane is called osmosis। यानी क्या यहाँ पे selectively permeable membrane है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का ये बात कर रहा है, क्योंकि हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर या फिर सेल के अंदर से बाहर जाने देता है, सेलेक्टिव चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ों को नहीं, ठीक है। चलिए, ऑस्मोसिस का मतलब यहाँ पे ये है। अच्छा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेल हमारा लिविंग थिंग्स है। भाई सेल लिविंग थिंग्स है तो उसको फूड भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर भी चाहिए, है ना। तो जब वाटर का लेन देन होगा सेल के अंदर और अंदर से बाहर, जब हमारा वाटर का लेन देन होगा, तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। देखो, जब गैस का सेल से लेन देन होगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्यूजन, लेकिन जब सेल का वाटर से लेन देन होगा तो उसको हम लोग कह देते हैं ऑस्मोसिस। दोनों में फर्क है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। देखिए, समझिए यहाँ पे ध्यान से, वो यूनिसेलुलर जो कि बेसिकली हमारा पानी में रहते हैं, ठीक है, वो हो गया। और दूसरा हमारा जो प्लांट है, जो ऐसे भी हमारे बहुत सारे प्लांट हैं जो कि 24 घंटे पानी में डूबे रहते हैं, है ना। तो उनमें बेसिकली वाटर का जो लेन देन होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। जैसे अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर, जो प्लांट पानी में रहता है उसको पानी की क्या ज़रूरत है, वो तो हमेशा पानी में घिरा हुआ है, अंदर है। नहीं, अब लगातार आप किसी चीज़ को पानी दीजिएगा तो मर जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने अपने घर में ना एक छोटा सा प्लांट लगाया और 24 घंटा आप उसको पानी में ही डुबो के रख रहे हैं, तो वो देखिएगा अगले दिन वो मर जाएगा। इसका मतलब कि ये हो गया कि भाई उसको पानी उतना ही चाहिए जितना उसको ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे अब ऐसा आप मत सोचिएगा कि सर कोई प्लांट यदि पानी के अंदर में रह रहा है तो उसको 24 घंटा पानी मिल रहा है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि प्लांट जो पानी के अंदर रह रहा है वो भी उतना ही पानी लेता है जितना उसको चाहिए, है ना। लेकिन वो कैसे लेता है, वो प्रोसेस हमारा है ऑस्मोसिस, डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, देखिए ध्यान से। तो जितने भी हमारे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं या फिर पानी में रहने वाले जो प्लांट है, वो अपना पानी का जो लेन देन करता है वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही करता है। अब देखिए कैसे करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब कि अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि भाई जब हम लोगों के प्लांट सूखने लगते हैं तो हम लोग उसको पानी देते हैं, है ना। और पानी देते हैं किसमें, जड़ में। और प्लांट का जो जड़ है, जिसको हम लोग रूट कहते हैं इंग्लिश में, वो पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है और पूरे प्लांट के बॉडी तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पे पानी का लेन देन हुआ ना, तो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हो गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारा ऑस्मोसिस का। आगे देखिए, वाटर ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखो अब यहाँ पे दोबारा आ गया ये चीज़, यहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन वाला और लो कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जिधर पानी ज़्यादा है उधर से जिधर पानी कम है उधर की ओर वो जाना चाहेगा।
जैसे सपोज कीजिए कि आपका प्लांट पूरी तरीके से सूख गया था, इसका मतलब कि उसमें पानी का कमी हो गया था, और जैसे ही आपने मिट्टी में पानी डाला मतलब कि आपने वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन क्रिएट कर दिया, और प्लांट में क्या था अभी फिलहाल, लो कंसंट्रेशन था क्योंकि उसमें पानी कम था। तो अब जो मिट्टी में आपने पानी डाला वो पानी मिट्टी से किधर की ओर जाना चाहेगा, लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि प्लांट में जाना चाहेगा। और वो कैसे जाएगा, रूट के थ्रू जाएगा, जड़ के थ्रू जाएगा। तो वहाँ पे भी हमारा हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन वाला मामला चलता है, ठीक है। चाहे वो गैस हो चाहे वाटर हो, दोनों में हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन वाला मामला चलता रहता है। तो सर फिर फर्क क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में? बस फर्क ये है कि जब गैस का लेन देन होगा तो डिफ्यूजन कहेंगे, और जब वाटर का लेन देन होगा तो ऑस्मोसिस कर देंगे। लेकिन क्या सर दोनों में कंसंट्रेशन वाला मामला देखने को मिलेगा? जवाब है हाँ। और चाहे वाटर हो चाहे गैस हो, वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना चाहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोले ना तो सिंपली आप यही बात कहिएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिसॉल्व इन इट। एक चीज और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, उसको भी पढ़ लेते हैं तब एक बार बता देते हैं। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration to a region of low water concentration. इसका मतलब यहाँ पे देखिए, सब पहला पॉइंट पहले समझिए ध्यान से। The movement of water across the plasma membrane of this cell is affected by amount of substance dissolved in it. मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पानी में क्या मिला हुआ है। जैसे आपको मालूम है कि भाई पानी हम लोग प्लांट के जड़ में देते हैं तो केवल पानी ही हमारे प्लांट के अंदर नहीं जाता है, उसके साथ साथ हमारे मिनरल्स भी जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारा कुछ भी हमारे प्लांट के अंदर जाता है। और जब चूंकि वो पूरी तरीके से पानी में डिजॉल्व है तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो हमारे सेल को भी मिलेगा, है ना। अच्छा, जैसे हम लोग जिंदा रहने के लिए अलग से क्या लेते हैं, हॉर्लिक्स खाते हैं, बॉर्नविटा खाते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, उसी प्रकार से प्लांट को एक्स्ट्रा विटामिन लेने के लिए जो है ना वो मिट्टी से बेसिकली नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा जो है ना ऑस्मोसिस एक वो पैसेज है, यानी कि वो रास्ता है जिसके थ्रू हमारा वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए सेल के अंदर पानी का कमी है और सेल के बाहर पानी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर से हमारा पानी सेल के अंदर चला जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जब सेल के अंदर पानी पूरा जमा हो जाएगा और पानी बाहर में कम पड़ जाएगा, तो सेल अपने ज़्यादा पानी को सेल से बाहर निकाल देगा। मतलब यहाँ पे चाहे पानी सेल के अंदर जाए या पानी सेल के बाहर आए, कंसंट्रेशन वाला मामला चलेगा ही चलेगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये बहेगा ही बहेगा। उसके बाद व्हेन वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, 3 थिंग्स कुड हैपन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना बेसिकली एग्जांपल दिया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। आप उसको ना प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल को आप उठा के कहाँ डाल दो, एक शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में आप उसको डाल दो तो आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तक पहले बताइए कि क्या कोई डाउट समझ में आया है? तो ऑस्मोसिस में भी आपको हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाला जो मामला था वो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 3 चीज़ आपको पढ़ना है, समझिए। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है देखिए, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell will gain water by osmosis. This solution is known as hypotonic solution. मतलब यहाँ पे समझिए इसका मतलब क्या है। आपको ना आप ऐसे समझिए, आप क्या कीजिए, एक बाल्टी लीजिए, है ना, और बाल्टी में अभी आप क्या डालिए, स्पंज, पनसोखा जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। सेल यहाँ पे छोड़ दो क्योंकि सेल बहुत छोटा सा हो जाएगा, है ना, वो उसको आप देख भी नहीं पाएंगे। तो सेल का एग्जांपल यहाँ पे छोड़ते हैं हम लोग। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक स्पंज का, जिसको हम लोग हिंदी में पनसोखा भी कहते हैं, जिसमें कि आप पानी में उसको रखेंगे ना तो वो पानी पूरा सोख लेता है ना। तो आप क्या करो, एक बाल्टी पानी लो, ठीक है, और उस बाल्टी में एक आप स्पंज डाल दो। स्पंज मतलब वही पनसोखा, है ना, जो कि आपको लगभग सीट के साइकिल के सीट पे आपको मिल जाता है उसके नीचे। उसको आप उसमें डाल दो, उसमें आप क्या देखोगे? अच्छा चलिए बताइए, बाल्टी में पानी है मतलब कि बाल्टी के पास हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। आपके हाथ में स्पंज है यानी कि पूरा वो सूखा है, इसका मतलब वो लो कंसंट्रेशन है।
तो पानी किधर से किधर की ओर जाएगा, बाल्टी से स्पंज में जाएगा, बाल्टी से स्पंज में जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मीडियम सराउंडिंग दिस सेल, सेल का मतलब आप यहाँ पे फिलहाल स्पंज समझिए, हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो हमारा स्पंज था वो उसमें लो कंसंट्रेशन था और बाल्टी में था हमारा हाई कंसंट्रेशन, तो बाल्टी का पानी हमारा धीरे 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 किस में चला जाएगा, स्पंज में चला जाएगा। ठीक है, हालांकि पूरा नहीं जा पाएगा, लेकिन जितना उस पन सोखे का क्षमता होगा सोखने का उतना वो सोख लेगा। ठीक है, ये लेकिन इस प्रकार के सॉल्यूशन को, जो हमारे बाल्टी में सॉल्यूशन था यानी कि जो पानी था, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, द ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स इनटू द सेल। इसका रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं, बेसिकली वाटर जो है सेल के अंदर एंटर करेगा, यानी कि वाटर जो है उस स्पंज के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, द सेल विल लाइकली टू स्वेल अप, और अब क्या होगा, जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल हमारा पूरी तरीके से फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, ये हमको पहला चीज देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, देखिए ध्यान से, इफ द मीडियम सराउंडिंग दिस सेल हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज दिस सेल, there will be no net movement of water across the plasma membrane. This solution is known as isotonic solution. मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि आपके बाल्टी में पानी है और आप जो उसमें स्पंज डाल रहे हैं ना, उस स्पंज में ऑलरेडी पानी है। तो बताइए, क्या स्पंज और ज़्यादा पानी को सोख पाएगा? नहीं सोख पाएगा, बिल्कुल नहीं सोख पाएगा। तो जब कंसंट्रेशन यानी कि वाटर का लेवल स्पंज में भी और बाल्टी में भी जब बराबर रहेगा, यानी कि जब दोनों में कंसंट्रेशन हाई रहेगा, तो कहीं भी आपको मूवमेंट वाटर का देखने को नहीं मिलेगा। हाई कंसंट्रेशन से लो भी नहीं और लो से हाई भी नहीं। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ था हमारा इसमें। बात समझ में आ रही है क्या चीज़ है इसमें? पहले में क्या था, पहले में सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा था और सेल के अंदर कम था, तो बाहर से सेल के अंदर आ गया हमारा वाटर। लेकिन यहाँ पे सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, यानी कि दोनों में कंसंट्रेशन हाई है, तो यहाँ पे जरा सा भी वाटर में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, मूवमेंट देखने को कब मिलता है? जब एक तरफ हाई कंसंट्रेशन हो और एक तरफ लो कंसंट्रेशन हो, लेकिन इसमें तो जरा सा भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, द ओवरऑल रिजल्ट इज दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर। इसमें जरा सा भी मूवमेंट आपको वाटर का देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई है। उसके बाद दिस सेल विल स्टे द सेम साइज, और जब इसमें वाटर का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो सेल का साइज जो है वो ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो तो बिल्कुल बराबर रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अच्छा, ये जो तीसरा वाला है ना, ये पहले वाला का जैसा उल्टा है। पहले वाले में हाई कंसंट्रेशन था किधर, सेल के बाहर, अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा सेल के अंदर। इसको हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इफ द मीडियम सराउंडिंग दिस सेल हैज अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन दिस सेल, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सराउंडिंग में यानी कि सेल के बाहर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पे हमारे सेल के अंदर से वाटर निकलेगा और सेल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर क्या था हमारा, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। द ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर लीव्स द सेल। इसका रिजल्ट क्या आप देख रहे हैं, वाटर जो है सेल से निकलेगा बाहर। ठीक है, आगे, द सेल विल लाइकली टू श्रिंक। अब जब भाई सेल से पानी हमारा बाहर ही निकल जा रहा है, तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से चिपक जाएगा, यानी कि बहुत वो सिकुड़ जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा। अच्छा, फूलेगा कब फिर, सेल हमारा फूलेगा कब, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ये तो हाइपरटोनिक था और ये क्या था हमारा, हाइपोटोनिक। हमारा सेल फूलता है तब जब सेल के अंदर होता है कंसंट्रेशन लो और बाहर होता है हाई, तो हाई से लो के अंदर पानी आएगा हमारा, उस समय पे सेल हमारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन सेल सिकुड़ कब जाएगा, जब सेल के अंदर ही हमारा हाई कंसंट्रेशन हो और बाहर लो कंसंट्रेशन हो, तो सेल से बाहर हमारा सारा पानी निकल जाएगा, इसके वजह से सेल हमारा पूरी तरीके से सूख जाएगा, यानी कि वो पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा पूरी तरीके से 3 प्रकार का सॉल्यूशन।
पहला था हमारा हाइपोटोनिक, उसके बाद आइसोटोनिक और उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। तो ऑस्मोसिस समझ में आया आपको क्या है। तो ऑस्मोसिस एक तरीके का बेसिकली आप समझते हैं सेल्स के अंदर और अंदर से बाहर की ओर जब वाटर का एक्सचेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन जब सेल के अंदर और सेल के अंदर से बाहर जब हमारा गैस का एक्सचेंज होने लगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्यूजन, है ना। और चाहे वो डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, यानी कि सेल चाहे गैस का लेन देन करे या फिर वाटर का लेन देन करे, हमेशा आपको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ही जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक है हमारा सेल वॉल। नाम आपने सुना होगा, सेल वॉल क्या होता है। अच्छा, जहाँ तक आपने क्लास 8 में पढ़ा है सेल चैप्टर को, बताइए क्या सेल वॉल ह्यूमन बींग्स के सेल में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इन प्लांट सेल्स अ रिजिड स्ट्रक्चर लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। देखिए, जैसा कि हमने आपको डायग्राम दिखाया था, क्या सेल का दिखाया था। चलिए एक बार दोबारा आप देख लीजिए सेल का डायग्राम। ये है हमारा सेल का डायग्राम। सेल वॉल क्या होता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों नाम है इसका। सेल वॉल ना बेसिकली इसके बाहर में एक और ऐसा ही लेयर हमारा चढ़ जाता है इसके बगल बगल से, उसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और वो सेल वॉल ह्यूमन बींग्स के या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को नहीं मिलता है। वो सेल वॉल बेसिकली प्लांट में देखने को मिलता है, सेल वॉल। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल बेसिकली है कुछ नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाने वाला एक और हमारा लेयर है जो कि हमारा सेल वॉल कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़रा समझिए कि ह्यूमन बींग्स के सेल में सेल वॉल नहीं रहेगा, लेकिन प्लांट के सेल में सेल वॉल भी रहेगा और सेल मेम्ब्रेन भी रहेगा, दोनों रहेगा। ये इसमें फर्क था। ठीक है, चलिए आते हैं दोबारा हम लोग अपने कंटेंट पे। तो सेल वॉल क्या होता है समझ में आ गया। तो सेल वॉल क्या करता है ना, बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब है पूरा ठोस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे यदि हम ह्यूमन बींग्स के शरीर को आप देखेंगे तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन यदि आप प्लांट को जाकर टच करेंगे तो बहुत ही ठोस रहता है, टाइट रहता है, बिकॉज ऑफ सेल वॉल, है ना। सेल वॉल के कारण ही वो इतना ठोस नज़र पड़ता है। तो सेल वॉल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाने वाला एक और हमारा बेसिकली एक लेयर है बस। ठीक है, आगे इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो है केवल और केवल प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलता है। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। देखो ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। सेल वॉल जो है ना वो एक नॉन लिविंग पार्ट है, किसका? प्लांट सेल का। इसीलिए वो इतना ठोस होता है ना, मड़ा हुआ है, उसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो इतना ठोस होता है। इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो वो सेल वॉल करता क्या है बेसिकली, वो सेल वॉल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और हमारे साइटोप्लाज्म को, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट है उनको वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? सेल वॉल। क्यों भाई? क्योंकि बहुत ठोस होता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ अ प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल का कैसा शेप होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, कैसा शेप होगा प्लांट सेल का, वो डिसाइड कौन करता है? सेल वॉल करता है। क्योंकि सेल वॉल क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो जैसा हो जाएगा वैसा ये प्लांट का सेल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। ये नाम आपने सुना होगा, सेल्यूलोज से ही हमारा पूरी तरीके से बना होता है सेल वॉल, है ना। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सेल वॉल किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो जवाब होना चाहिए सेल्यूलोज। अच्छा, सेल वॉल मिलके बना है सेल्यूलोज से, ये आपको मालूम चल गया। चलिए बताइए जरा कि सेल मेम्ब्रेन फिर किससे मिलके बना है? हमने आपको बताया था बिल्कुल, लिपिड्स और प्रोटीन से। तो ये दोनों सवाल आपसे पूछा जा सकता था। सेल्यूलोज क्या है देख लीजिए इसके बारे में। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। मतलब कि सेल वॉल किससे मिलके बना है? सेल्यूलोज से मिलके बना है। तो जब सेल वॉल इतना ठोस है और वो मिलके बना है सेल्यूलोज से, तो कहीं ना कहीं सेल्यूलोज भी अपने आप में एक बहुत ही ठोस सबस्टांस होगा, बहुत ही कठोर सबस्टांस होगा, है ना। बेसिकली वो कठोर ही होता है, जो कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है?
स्ट्रेंथ, बहुत ही ताकत प्रोवाइड करता है। इसलिए आप प्लांट को जाके यदि आप एक मुक्का मारने की कोशिश करेंगे ना, उसको चोट नहीं लगेगा बल्कि आपका हाथ टूट जाएगा, इतना ठोस होता है वो, बिकॉज ऑफ सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज से ही मिलकर बना हमारा सेल वॉल। ठीक है, आगे अब यहाँ पे एक और नया आपके पास टर्म आ गया, प्लाज्मोलिसिस। ये क्या है देखिए, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, there is shrinkage or concentration of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. समझिए ध्यान से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखा हुआ है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction, my mistake, contraction of the contents of the cell away from the cell वॉल। दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। मतलब कि आप यहाँ पे ऐसे समझिए, आपको मालूम चल गया था कि यदि प्लांट के अंदर या फिर प्लांट के अंदर से बाहर जब वाटर आएगा तो प्रोसेस हमारा कहलाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन जब हमारे प्लांट के अंदर में वाटर प्रेजेंट रहे हाई कंसंट्रेशन में और उसके बाहर रहे लो कंसंट्रेशन, तो आपको मालूम है प्लांट के अंदर से हमारा जो वाटर है वो बाहर निकलेगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आएगा। और जब ऐसा होगा तो उस समय पे हमारा जो पूरी तरीके से प्लांट का सेल है वो श्रिंकेज हो जाएगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा? बिल्कुल सिकुड़ेगा। तो उसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं बेसिकली प्लाज्मोलिसिस। याद रहेगा ये चीज़। मतलब कि यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जब तक प्लांट के अंदर पानी था, वाटर प्रेजेंट था, तब तक तो प्लांट बिल्कुल हरा भरा फुला दिख रहा था। लेकिन भाई प्लांट में भी तो कभी ना कभी हाई कंसंट्रेशन जमा होगा। तो जब प्लांट के अंदर हाई कंसंट्रेशन जमा होगा, यानी कि प्लांट के अंदर जब वाटर का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर को बाहर निकालना चाहेगा, लो कंसंट्रेशन की ओर निकालना चाहेगा। तो उस केस में जब हमारा प्लांट से वाटर बाहर निकलेगा तो प्लांट के सेल अपने आप में सिकुड़ना शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन उसमें होने लगता है, और उसी फेनोमेना को बेसिकली हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, आगे देखिए फिर, ओनली लिविंग प्लांट सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। यानी कि अब जैसा कि हमने आपको बताया कि सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट सेल का, लेकिन प्लांट सेल का जो लिविंग पार्ट है, प्लांट सेल का जो लिविंग पार्ट है, केवल और केवल वही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब भाई जो नॉन लिविंग है, जो मरा हुआ है, उसके पास प्राण ही नहीं है, तो वो कहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जो प्लांट सेल का लिविंग वाला पार्ट है, जो जीवित वाला पार्ट है, वही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और प्रोसेस तो आपका ऑस्मोसिस ही कहलाएगा क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन गैस एब्जॉर्ब करता तो फिर डिफ्यूजन कहलाता। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन हमने लिख दिया है सेल वॉल का, 3 बेसिकली फंक्शन लिखा है, हालांकि और भी बहुत सारे होते होंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। लिखा हुआ है, इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम रिजिड। सेल वॉल तो सबसे पहले हमारा जो प्लांट है ना उसको रिजिड प्रोवाइड करता है, मतलब ये कठोरपन उसको दे देता है, इसीलिए आपको प्लांट हमेशा कठोर दिखता है, बहुत ही ठोस दिखता है। ठीक है, उसके बाद इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू सपोर्ट दिस सेल, यानी कि सेल को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बहुत ही ताकत प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके वजह से आप पेड़ को एक मुक्का मारोगे तो आप उसको चोट नहीं बल्कि आपको चोट लग जाएगा, इतना ठोस होता है। आगे देखो, इट अलाउज द प्लांट सेल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि प्लांट सेल ऑस्मोसिस को परफॉर्म कर पाए, यानी कि अपने अंदर वाटर को ले पाए, इसमें भी हमारा सेल वॉल का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि आपको मालूम है सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट है ना, वो ऑस्मोसिस को परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो मदद करता है ना। यदि ऑस्मोसिस करना है प्लांट को, यानी कि वाटर को अपने बॉडी के अंदर लेना है, तो सेल वॉल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल वॉल जो है हमारे प्लांट को वाटर से भी बचा के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि आप 24 घंटे अपने प्लांट को पानी में ही रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्लांट तो हमारा मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसको बचा के रखने का काम किसका है? सेल वॉल का काम है, क्योंकि वो पूरे तरीके से उसको एक ताकत प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए वो जल्दी मरता नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेल वॉल के बारे में पूरी तरीके से। अगले वाले क्लास में ना हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में एक डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे। आपको मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल और केवल लिविंग थिंग्स में, और वो भी एनिमल
ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, लेकिन सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।